जिना रोड पर इकबाल मार्केट में आतिशबाजी का वाकया पेश गया। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद के मुताबिक आग से मजमूई तौर पर 7 दुकानें मुतासर हुई हैं। रिहायशी इमारत में कोई नुकसान नहीं हुआ। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ एम ए जिना रोड से और पौने 10 बजे के करीब आग की इत्तला रेस्क्यू काम को मौसूल हुई, जिसके बाद जाए वकवा पे एक गाड़ी जो है वो रवाना की गई, क्योंकि फिर बाद में जो है वो रेस्क्यू काम ने बताया कि जो मार्केट है इकबाल सेंटर मार्केट जो है यहाँ पे मल्टी फॉर्म्स की दुकानें ज़्यादा हैं, तो आग जो है वो मल्टी फॉर्म्स की दुकान में लगी थी, जो कि शिद्दत उसकी आग की ज़्यादा हुई थी, जिसके बाद फायर हुकाम ने जो है वो ये आग को तीसरे दर्जे की करार दिया, जिसके बाद शहर भर से तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तलब कर ली गई। 7 से ज़ायद जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो यहाँ पे तलब की गई, उसमें एक स्नार्कल और एक बाउजर भी जो है वो शामिल था। आग जो है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त काबू पा लिया गया है। जो कूलिंग का अमल था वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। मैं अपने कैमरामैन से जो है वो वाहिद से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाए कि ये वो मार्केट थी, अब मुकम्मल तौर पे जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो भी बहाल हो गई हैं और अब जो आग लगी थी 7 दुकानों में, जिसमें 3 दुकानें मुकम्मल जो है वो जल के खाकसर हो गई थी, उस पे जो है वो नुकसान हुआ है, बल्कि जबकि 7 दुकानों में 3 दुकानें जल के खाकसर हुई हैं, 7 दुकानें जो है वो जुज़वी तौर पे मुतासिर हुई हैं। इस वक्त जो है वो दोबारा से रोजगार ज़िंदगी जो है वो बहाल हो गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के बाद अब वापस रवाना हो गई हैं। कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है, सर्चिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है, कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। बहरहाल जो 7 दुकानें जली थी उसमें 3 दुकानें मुकम्मल तौर पे जो है वो जल के खाकसर हुई हैं, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। अभी मुकम्मल तौर पे तखमीना नहीं लगाया जा सका एस्टिमेटेड कि कितना नुकसान हुआ है, मगर बताया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से कि लाखों रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। 3 दुकानें जो मुकम्मल जल के खाकसर हुई हैं, 7 दुकानें जो है वो जुज़वी मुतासिर हुई हैं, टोटल 7 दुकानें हैं और इस वक्त जो फायर ऑफिसर उनका ये कहना है कि मुमकिन तौर पे शॉर्ट सर्किट के बाइस ये आग जो है वो लगी है, मगर हाथमी रिपोर्ट जो है वो अभी कुछ देर के बाद जारी की जाएगी, जिसमें जो है वो वाज़ेह लिखा जाएगा, बताया जाएगा कि आग लगने की वजूहात जो है वो क्या थी। मगर आग लगने की जो इत्तला के बाद आग मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर ली गई, उसके बाद कूलिंग का अमल कर लिया गया और अब कूलिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वापस फायर स्टेशन में रवाना हो गई हैं। जी अच्छा शाहरुख, ये बताइएगा कि एम ए जिना रोड को जब ये आग लगी थी मुकम्मल तौर पर बंद भी किया गया था ट्रैफिक के लिए, अब क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त ट्रैफिक को खोल दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे लेफ्ट जाने पर अगर दिखाएं कि ये दोनों ट्रैक्स जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद थे, क्योंकि यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको जो है वो पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था ट्रैफिक की वजह से। तो ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए थे, मगर अब जो क्योंकि आग मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है और आग को बुझा दिया गया है, फायर हुकाम की जो गाड़ियाँ थी वो रवाना हो गई हैं, तो रोड अब ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया है और ट्रैफिक और रोजगार जिंदगी जो दुकानों में आग लगी थी वो भी मुकम्मल तौर पे जो है वो बहाल हो गई हैं। जी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक को खोल दिया गया है, रोड्स को खोल दिया गया ट्रैफिक के लिए। एम ए जिना रोड पर इकबाल मार्केट में आतिशबाजी का वाकया पेश गया। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया है, जबकि इससे 7 दुकानें मुतासिर हुई हैं। रिहायशी इमारत में कोई नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात से आगाह करे थे शाहरुख शाह, बहुत शुक्रिया। ड्रिग रोड नाता खान पुल के ऊपर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हुए। वाकया डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले मोटरसाइकिल सवार 3 शहरी पैसे निकाल कर खान पुल से जा रहे थे। आनी शाहिद ने बताया कि 6 मुलज़िमान थे जिन्होंने फायरिंग की है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले जो है वो नाथा खान पुल के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। डकैती मजम्मत बताई जा रही है और तीनों अफराद जो है वो मलीर हॉल्ट का जो पुल है उसके साथ बने पेट्रोल पंप के साथ आप जो है वो जख्मी होकर जो है वो यहाँ पर आके इन्होंने पनाह ली है। 4 डकैत थे जो कि फरार हो गए। वाकया कैसे पेश आया है, शायद हमारे साथ मौजूद हैं। नाम क्या है आपका और क्या हुआ था, किस तरीके से वाकया हुआ था, ये बताइएगा ज़रा। अब्दुल लतीफ़ मेरा नाम है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, अचानक आवाज़ आई फायरिंग की, तो मैंने ऊपर देखा तो जो है ना 2 बंदे ज़ख्मी हालत में हमारे पंप के अंदर घुसे, तो वो उनको 3 थे, 3 अंदर घुसे। तो हमने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, कह रहे फायर हुए, तो मैंने बोला डाकू, कह रहे वो पुल के ऊपर से। फिर 3-4 अपना मोबाइलें आई एयरपोर्ट थाने की,
तो ऊपर से पुल से जो है ना वो जो गोली के जो है वो हाँ गोल वो भी लेकर गए और बाइक भी लेकर गए। अच्छा ये बताया डकैतों ने फायरिंग कहाँ से की? पुल के ऊपर से, हाँ पुल के ऊपर से। डकैत तो कोई कह रहे 6 थे, 3 वो बाइकें थी, कोई कह रहे 2 थे, उन्हीं के पास भी 125 भी थी, इन्हीं के पास भी वो तो तीनों जख्मी अफराद जो है वो नीचे से आके यहाँ घुस गए। जी वो अंदर आके हमारे पंप पे जो है ना हमने उनको पनाह दी। डकैत ऊपर से फरार हो गए। कितने फायर चले? फायर हमने तो 2 सुने हैं। जी बिल्कुल, देखिए मेरे कैमरामैन थोड़ा सा इधर दिखाएंगे कि ये वो पुल है मलीर हॉल्ट का, जहाँ पर डकैत चढ़े हैं। 4 तादाद बताई जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि SHO शार फैसल राजा तारिक भी अभी यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएंगे। ये वो पंप है जो कि मलीर हॉल्ट के पुल के साथ बना हुआ है। तीनों अफराद जो है वो पैसे लेकर निकाल कर जा रहे थे कि नाथा खान पुल से जो है वो 2 मोटरसाइकिलों पे 4 मुसल्लह मुलजिमान जो है वो उन तीनों अफराद के पीछे लगे हैं। जैसे तीनों अफराद ने नाथा खान पुल जो है वो क्रॉस किया है, उसके बाद जो है वो डकैतों ने जो है वो उसको रोकने की जो है वो कोशिश की है और जब वो नहीं रुके तो जो डकैत थे वो मलीर हॉल्ट पुल के ऊपर चढ़े हैं। उसके बाद जो है वो जो 3 ज़ख्मी अफराद थे वो जो है वो नीचे की तरफ आकर इस पेट्रोल पंप में ज़ख्मी हालत में घुसे हैं। 3 ज़ख्मी हुए, एक को 2 गोलियां लगी हैं, बाकियों को 1 गोली लगी है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है तहकीकात जो है वो की जा रही है। जी, खुले समंदर में माहीगिरों की लॉन्च डूब गई। तमाम माहीगिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के सिक्योरिटी इंचार्ज नासिब बाउंड्री का कहना है कि हजामड़ों के करीब डूबने वाली लॉन्च पर सवार तमाम माहीगिरों को रेस्क्यू किया गया। लॉन्च छोटी मछली के शिकार पर इब्राहिम हैदरी से रवाना हुई थी। कश्ती के नाखुदा के गलत समत पर जाल फेंक कर शिकार के दौरान वाक़या रोनुमा हुआ। तेज़ हवाओं के सबब बुलंद लहरों ने और सिंध असद नामी लॉन्च उलट दी। पानी में गिरने वाले माहीगिरों को मामूली चोटें आई हैं। फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का अमला मौके पर मौजूद है। लापता अफराद केस में अदालत का तफ्तीशी अफसर की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि 30 JITs के बाद भी शहरी का सुराग नहीं लगाया गया। हम लिखेंगे कि पुलिस शहरी को बाजियाब कराने में फेल हो गई है। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध को ज़ाती हैसियत में भी तलब कर लिया। लापता शहरियों की ट्रैवल हिस्ट्री जमा कराने की हिदायत जारी की गई हैं। आपको बताएं कि लापता अफराद केस में अदालत का तफ्तीशी अफसर की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि 30 JITs के बाद भी शहरी का सुराग नहीं लगाया गया। क्या तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ बताइए कि इसकी समाअत के हवाले से। देखिए कि आज सिंध हाई कोर्ट कराची में 2016 से लापता शहरी समेत 10 से ज्यादा लापता शहरियों की बाज़ाबत दरखास्तों पर समाअत हुई है। दरखास्त व्यक्ति का कहना है कि कामरान कमाल 2016 से शालाती टाउन से लापता है, अब तक कोई सुराग नहीं मिला। हर पेशी पर अदालत में एक ही रिपोर्ट पेश की जाती है और हर पेशी पर आयु तब्दील किया जाता है। तफ्तीश अफसर का कहना है कि शहरी की बाज़ाबी के लिए 30 JITs और 15 सूबाई टास्क फोर्स के इजलास हो चुके हैं। अदालत का तफ्तीश अफसर की मायूसाना कारकर्दगी पर बयान का इज़हार किया है। अदालत ने माफ किए कि 30 JITs के बाद भी शहरी का सुराग नहीं लगाया जा सका। हम लिखेंगे कि पुलिस शहरी को बाज़ाब कराने में फेल हो गई है। जबकि सरकारी वकील का कहना है कि मिसिंग पर्सन का ताल्लुक जिम के साथ था। उस पर अदालत ने माफ किया होम सेक्रेटरी मिसिंग पर्सन को कैटेगराइज करने के काबिल नहीं है। अदालत ने आइन समात पर होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ज़ाती हैसियत में भी तलब कर लिया है, जिसका अदालत ने लापता शहरियों की ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल करके जमा कराने की हिदायत कर दी है। अदालत ने कामरान समेत दीगर लापता शहरियों की बाज़ाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने को देते हुए दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में छालिया स्मगलिंग और कस्टम हुकाम से बदतमीजी के केस की समाअत हुई। मुलजिम मोहम्मद यूनुस को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को जेल भेज दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें छालिया की स्मगलिंग और कस्टम हुक्काम से बदतमीज़ी का मामला है, जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में हुई है। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद यूनुस को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर करते हुए तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम ने को जब रोका गया तो उसने कस्टम ऑफिशियल से उसका असलहा छीना, जबकि धमकियां भी दी हैं। तफ्तीशी अफसर का यह भी कहना था कि जो छीनी गई राइफल है वो ताहाल बरामद नहीं की जा सकी है। जबकि तफ्तीश अफसर का यह भी कहना था कि मुलजिम की निशानदही पर मजीद मफरूर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुलजिम के खिलाफ जो तमाम तर सबूत हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं। जी,
सदारती इंतखाब के सिलसिले में पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के फैसले का इंतजार। पीपल्स पार्टी का वफ्द वोट मांगने एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद जाने के लिए तैयार है। क्या तफसीलात हैं आपको बताएं। इस हवाले से सदारती इंतखाब के सिलसिले में पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के फैसले का इंतजार है और पीपल्स पार्टी का वफ्द वोट मांगने एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद जाने के लिए भी तैयार हो चुका है। पीपल्स पार्टी का वफ्द वोट मांगने के लिए एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद जाने के लिए तैयार है। क्या तफसीलात है जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज बताइएगा। जी हाँ, देखिए, सदारती इंतखाब के लिए गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वफ्द ने इस्लामाबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की थी। उसके बाद ये तय हुआ कि आज शाम एमक्यूएम राब्ता कमेटी का इजलास होगा, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी यानी आसिफ अली जरदारी को वोट देती है या नहीं। इस सिलसिले में आज पीपल्स पार्टी का एक वफ्द तैयार है एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद जाने के लिए, लेकिन जब इनको क्लियरेंस मिलेगी या मसलन पैगाम मिलेगा एमक्यूएम की तरफ से तो ये वफ्द सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल होगा और ये बहादुराबाद जाएगा, जहाँ पर बाकायदा तौर पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि इत्तेहादी जमात के सदार उम्मीदवार हैं, उनके लिए बाकायदा तौर पर वोट मांगा जाएगा। जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो से कराची में पीपी रहनुमाओं की मुलाकात होगी। आजिज जमाली, बहुत शुक्रिया। इसी पर आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी अहम इजलास आज होने जा रहा है। इजलास किस वक्त होगा और कौन कौन से अमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे, ये तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार से। शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का अहम इजलास जो है आज शाम 5 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा। इजलास असेंबली के अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के नाम जो है बाकायदा तौर पर फाइनल किया जाएगा। इस इजलास में सदारती इंतखाबात में इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को वोट देने से मुतालिक भी मुशावरत की जाएगी, जबकि राब्ता कमेटी को इस्लामाबाद में गुज़िश्ता कई दिनों में नून लीग से होने वाली मुलाकातों से भी तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा। इस इजलास में अरकान राब्ता कमेटी को गुज़िश्ता रात जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से होने वाली मुलाकात से मुतालिक भी बताया जाएगा। गुज़िश्ता रात जो है एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी के सदारती की जो कमेटी तश्कील दी गई है उससे जो है मुलाकात हुई है, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी को वोट देने से की दरख्वास्त की है। ताहम आज के इजलास में सदारती वोट से मुतालिक भी अहम फैसले किए जाएंगे, जबकि आइंदा के लाइहा अमल से मुतालिक भी एमक्यूएम पाकिस्तान जो है आज अहम फैसले लेगी। जी, एमक्यूएम आज शाम सदारती इंतखाब के मुतालिक अहम फैसले लेगी। बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने राम सवामी में 60 गज के प्लॉट पर 6 मंजिला इमारत गिराने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखिए जी, राम स्वामी के इलाके पुरानी पीबी में 60 गज़ के प्लॉट पर 6 मंजिला इमारत तामीर करने का ये मामला है। अदालत ने गुज़िश्ता समात पर ये इमारत मुनहमद करने का हुक्म दिया था, लेकिन आज अदालत ने जो पुराने फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने इमारत गिराने को फ़िलहाल रोक दिया है। चूँकि इस जो इमारत में रहने वाले मकीन हैं, उन्होंने आज फ़रीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस पर अदालत ने उनकी फ़रीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मकीनों का ये मौक़िफ़ है कि इमारत गिराने से पहले उनका मौक़िफ़ जो है वो सुना जाए। अगर ये इमारत गिराई गई है तो हमारी जो जमा पूंजी थी वो हम उससे महरूम रह जाएंगे। जो दरख्वास्त गुजार है उनका ये मौक़िफ़ है कि राम स्वामी के इलाके में पुरानी पीबी जो फैक्ट्री है उनके करीब 60 गज़ के प्लॉट पर 6 मंजिला इमारत जो है वो तामीर की गई है। लिहाजा अदालत ने इमारत मुनहमद करने का हुक्म मुअत्तल करते हुए समात अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिए। आइंदा समात पर मकीनों का मौक़िफ़ सुना जाएगा। गुलजार हिजरी में सीवरेज का तबाहाल निज़ाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। घरों के सामने गटर का पानी जमा है। शहरियों का कहना है कि इलाके में इंतजामिया नजर नहीं आती। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मीर कीरियो से।
بالکل بلدیاتی نظام آنے کے بعد بھی شہر قائد میں سیوریج کا نظام، صفائی کا نظام درم برم ہے. کئی علاقوں میں جو ہے سیوریج کا نظام ابھی بھی جو ہے تباہ حالی کا شکار ہے. سڑکوں پر گندا پانی، گٹر کا پانی جمع ہو گیا، لیکن مقامی انتظامیہ اور لوکل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی جو ہے اقدامات نظر نہیں آ رہے. کوئی بھی جو مقامی انتظامیہ ہے وہ اس پر متحرک نظر نہیں آ رہی. اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے گلزار ہجری میں، جہاں جو مین سڑک ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے بارش کے پانی کی وجہ سے گندگی کے ڈھیر مچ گئے ہیں، جبکہ جو گٹر کھلے ہوئے گٹر ہے وہ گٹر کا سیوریج کا جو پانی ہے وہ بھی سروس روڈ اور مین سڑک پر آ گیا، جس کی وجہ سے جو علاقہ مکین ہے، یہاں کے جو رہائشی ہے، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں، ان سے معلوم کر کے. سر بتائیں کہ کب سے یہ اس روڈ کی حالت ہے؟ سر اس کو تقریباً 1 منٹ سے اوپر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں میرے خیال میں گٹر کا ہے، صحیح ہے، بارش کا تو کم ہے. یہ الیکشن سے پہلے پہلے سڑک روڈ پورا بھرا ہوا تھا، یہ پورا بند ہے. کب سے؟ تقریباً 2 مہینے سے بند ہے. اس کو تو کبھی نہیں دیکھا میں نے صاف ستھرا. اور یہ تھوڑا تھا، ابھی یہ پھر بالکل یہ بھی خراب ہو گیا. آگے جاؤ گے، آگے سروس روڈ ہے، یہ کافی وہ فاریہ چوک تک ہے. تھوڑا کیا مطالبہ کریں گے مقامی انتظامیہ سے، لوکل گورنمنٹ سے؟ سر ہم اس کو یہی کریں گے، بس یہ گٹر کا جو سروس ہے یہ تھوڑا صحیح کرے، اور دوسری بات سروس روڈ صاف ستھرا کرے، کیونکہ میں یہاں ہی رہتا ہوں. سروس روڈ سامنے گھر کے سامنے میرے پانی ہوتا ہے، گٹر کا پانی ہوتا ہے، کوئی بارش کا پانی نہیں ہے. دیکھو بدبو اتنا. جی بالکل، آپ نے شہری کی باتیں سنی. ان کا کہنا تھا کہ وہ جہاں رہتے ہیں ان کے گھر کے سامنے بھی گٹر کا پانی جمع ہے کافی عرصے سے، لیکن جو مقامی انتظامیہ ہے تاحال کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. یہاں کے جو مقامی رہائشی مختلف علاقوں کے وہ اس پریشانی سے دوچار ہیں، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تاہم شہریوں کا مطالبہ ہے کہ سیوریج کے نظام کو ٹھیک کیا جائے، ان کے گھروں کے سامنے جو گٹر کا پانی جمع ہے وہ بھی نکالا جائے، تاکہ ان کو جو روزمرہ کی زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے وہ کم ہو سکے. جی ناصر، اینٹی انکروچمنٹ اور ضلعی انتظامیہ کا اسکیم 33 میں زمین واگزار کرانے کے لیے اس وقت آپریشن جاری ہے. لوگوں کی بڑی تعداد احتجاج کے لیے باہر نکل آئی ہے. کیا وجوہات ہیں، تفصیلات جانیں گے. احسن عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن بتائیے گا. جی بالکل، یہ اینٹی انکروچمنٹ پولیس کا عملہ جو ہے ضلع انتظامیہ کے ساتھ علی گڑھ سوسائٹی کو واگزار کرانے کے لیے جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ موقع پر پہنچا، تو وہاں پر وہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. بھاری نفری کے ساتھ جو ہے وہ آپریشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. مزید نفری جو ہے وہ طلب کرنے کے لیے جبکہ باقی مشینری بھی جو ہے وہ ضلع انتظامیہ نے طلب کیا تاکہ وہ تمام غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ ان کو مسموح کیا جائے. سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ آپریشن ہو رہا ہے، جب انتظامیہ کی جانب سے وہاں پہ پہنچا کے آپریشن کے لیے، تو عوام کی جانب سے جو ہے وہ گھروں سے نکل کے شدید مزاحمت کا سامنا دیکھا جا رہا ہے. ضلع انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ جو زمین واگزار کرائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے سے ہی وہاں پہ مکین تھے ان کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے. کورٹ کے آرڈر کے بعد جو ہے جواب نہ آنے پر یہاں پہ آپریشن کے لیے پہنچے ہیں. اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ کورٹ کے آرڈر کب جاری کیے گئے تھے، اور ان مکینوں کا اگر پہلے سے پتہ تھا تو اب یہ احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بالکل کورٹ کے آرڈر کے حساب سے جو ہے وہ یہی کہا گیا تھا ان کو کہ فوری طور پہ جو ہے وہ یہ زمین جو ہے وہ خالی کر دی جائے. غیر قانونی طریقے سے جو ہے اس کی الاٹمنٹ کی گئی، اور الاٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ پلاٹنگ کر کے جو ہے وہ شہریوں کو بیچا گیا ہے. سستے داموں مکانات پلاٹ خریدنے کی لالچ میں جو ہے وہ شہریوں نے جو ہے وہ پلاٹ خریدے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج شدید جو ہے وہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کورٹ کے آرڈر پہ جو ہے یہ تمام سلسلہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے اور ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ وہاں موقع پر موجود ہیں، اور کورٹ کے احکامات کے مطابق ان کا اسٹیٹمنٹ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ زمین واگزار کرائی جائے گی. وہ تمام جو عمارتیں تیار کی گئی ہیں، مکانات جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، ان کو مسمار کیا جائے گا، اور مسمار کرنے کے بعد جو ہے وہ کورٹ میں رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی. اور کورٹ کا جو آرڈر ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا، اس کے مطابق 28 تاریخ جو ہے وہ دی گئی تھی، اور یہ جواب جو ہے وہ پولیس کو اور ضلع انتظامیہ کو آپریشن کے بعد جو ہے وہ کورٹ میں جمع کرانا ہے. جی بہت شکریہ احسن عباسی.
टुल्ले होते हैं यहाँ भाई। कराची में एक शहरी ने रिश्वतखोर पुलिस एहलकारों से शहरियों को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया। गूगल मैप पर मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस के नाकों की पिन लोकेशन डालकर लिख दिया, टुल्ले होते हैं यहाँ भाई। एक और शहरी ने पिन लोकेशन पर मज़ेदार वीडियो बना डाली। पिन लोकेशन डालने वाले शहरी को वली कामिल करार दे दिया। कहा ये सिर्फ पिन लोकेशन नहीं, 200 से 800 रुपये रिश्वत का गेट है। आइए ये दिलचस्प रिपोर्ट देखते हैं। आप गूगल मैप पर जाएं और सिर्फ लफ्ज टुल्ले लिखें तो आपको मैप पर कई पिन लोकेशंस नजर आने लगेंगी और साथ ही एक जुमला लिखा हुआ मिलेगा, टुल्ले होते हैं यहाँ। गूगल मैप पर शहरियों की रहनुमाई की है कराची के एक नामालूम शहरी ने। मजमूई तौर पर 7 मुकामात की पिन लोकेशन एक मखसूस जुमले के साथ डाली गई हैं। सिटी 21 ने इसकी हकीकत जानने की कोशिश की तो इंकिशाफ हुआ कि शहरी की मालूमात 100% दुरुस्त हैं। शहरी ने जिन 7 मुकामात की निशानदही की है उसमें 4 मुकामात शारे फैसल पर हैं, जिसमें मेट्रोपोल, रीजेंट प्लाजा, नर्सरी और ड्री रोड शामिल हैं, जबकि राशिद मिन्हास रोड पर डालिमिया का मुकाम और यूनिवर्सिटी रोड पर सिविक सेंटर और सफारी पार्क के सामने ट्रैफिक पुलिस का नाके लगाकर शहरियों को परेशान करना मामूल है। गूगल मैप पर जहां शहरी के इस इक़दाम पर उसे सराहा जा रहा है, वहीं एक और शहरी ने इस पर दिलचस्प वीडियो बना दी है। इस शहरी कराची में अभी भी इंसानियत जिंदा है। किसी अल्लाह के वली ने, किसी वली कामिल ने, आप ये देखिए सिविक सेंटर के ऑपोजिट हसन स्क्वायर पे एक बाकायदा पिन मार्क की हुई है कि टुल्ले होते हैं यहाँ। यानी कि कोई बॉय यहाँ पे इतना गड़ा है कि उसने तंग आके यहाँ पे पिन मार्क कर दिया कि जानी यहाँ पे फील्डिंग बैठी हुई है, यहाँ से बच के निकलना है। ठीक है, क्योंकि देखिए कराची में जितना आपको मोबाइल चोरों से बचना है उतना ही आपको पुलिस वालों से भी बचना है, क्योंकि ये एक लोकेशन नहीं है, ये 200 रुपए का एक गेट है अगर आप बाइक पे हैं और 700-800 रुपए का रास्ता है अगर आप गाड़ी के ऊपर हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में शायद ने कहा है, ये गाजी, ये तेरे पुलिसराज बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। भाईजान मैंने रिव्यूज पढ़े हैं इस लोकेशन के नीचे के लोग लिख रहे हैं, जानी आपकी वजह से हमारे 200 रुपए बच गए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शाहराहों पर नाके लगाकर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के नाम पर शहरियों के चालान करना और उनसे रिश्वत बटोरना इस कदर आम हो चुका है कि शहरी अब अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की मदद पर उतर आए हैं। हुक्काम को इसकी संगीनी का एहसास करना होगा। नाज़िर, साल 2024 के पहले 2 माह में बैरूनी मुमालिक नौकरी के लिए जाने वालों की तादाद में बड़ी कमी हो गई। साल 2024 के पहले 2 माह में 1,15,000 अफराद बैरूनी मुमालिक नौकरी के लिए जा सके, जो पिछले साल पहले 2 माह में 1,40,000 अफराद बैरूनी मुमालिक गए थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। देखा जाए हुकूमत पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का जो डाटा है कि रवां माली साल पहले 2 माह में जो कितने पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए हैं उसके अदद शुमार में नुमाया कमी हुई। वजूहात क्या है जानते हैं, पाकिस्तान ओवरसीज़ प्रमोटर के जो माहिर अदान पाशा ऐसा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या वजूहात हैं पहले 2 माह में नुमाया कमी देखी गई है पाकिस्तानी वर्कर्स की बैरून मुल्क जाने में। जी देखें, पिछले साल हमारी जो वर्क फोर्स गई थी 8,62,000 गई और 2024 के अंदर जो हमारी वर्क फोर्स है पहले 2 महीनों में तकरीबन 1,15,000 के करीब वर्क फोर्स गई है। अगर ये तसलसल कायम रहा और तो ये मैं समझता हूँ कि 2024 जो है उसका जो क्लोजिंग होगी दिसंबर में तकरीबन हमारी 7 लाख वर्क फोर्स पे होगी। इसके पीछे बहुत ज़्यादा वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी वर्क फोर्स नहीं जा पा रही। उसमें नंबर 1 हमारी जो मेन वजह है वो हमारा यूई का सेक्टर है। पिछले साल हमारा यूई तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख वर्क फोर्स गई थी। उसके अलावा विज़िट वीज़े पे भी लोग लेके उधर जॉब उन्होंने ट्रांसफ़र की थी। हमारा यूई का सेक्टर नवंबर से बंद है। उसकी तरफ हमने वफाकी निगरान गवर्नमेंट को दरख्वास्त भी की थी, लेकिन उसमें कोई खातिर ख्वाह हमें कोई उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। अब नई गवर्नमेंट आ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि एक तो हमारा यूएई का सेक्टर जो है उसको फिल फोल खुलवाया जाए, वहाँ की गवर्नमेंट से बात की जाए। हमारा सऊदीया के अंदर जो सेक्टर है, हमारे सऊदीया के सेक्टर के अंदर जो हमारे बायोमेट्रिक का सिस्टम है जिसमें हमारे बच्चों को जो 1-2 दिन लग जाते हैं और वो सुबह से लेकर रात तक हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं हो पा रहा ठीक, उस अदारे को ठीक करने की ज़रूरत है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एक सीरियस एक्शन ले। जनाब साहब, देखा जाए गल्फ़ ममालिक के अलावा कौन से ममालिक हैं जहाँ पाकिस्तानी वर्कर्स जो जा सकते हैं, कितनी तादाद जा सकती है? देखिए, यूरोप का सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे तमाम उनके ममालिक को वर्क फोर्स की ज़रूरत है। इस टाइम पे 12 से 13 लाख वर्क फोर्स उसको पर एनम चाहिए, जिसके अंदर पाकिस्तान अपनी पार्टिसिपेशन ले सकता है। वहाँ पे सैलरी पैटर्न बहुत अच्छा है गल्फ़ के मुकाबले में। वहाँ पे तकरीबन 1800 से $2,000 एक लेबर की सैलरी है।
अगर हमारे MOU साइन हो जाए यूरोपियन ममालिक के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि हम सालाना तौर 2 लाख तकरीबन वर्कफोर्स, 1.5 से 2 लाख अगर वर्कफोर्स हम यूरोपियन साइड पे भेजें तो हमारे वहाँ से रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा मुमकिन है। जापान के सेक्टर में तमाम ओवरसीज़ के प्रमोटर पाकिस्तान के सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जी, जैसा कि आपने सुना, अहम तजावीज़ भी दी हैं और देखा जाए रवां माली साल मतलब साल 2024 में पहले 2 माह में सिर्फ 1,15,000 पाकिस्तानी जो है बैरून मुल्क नौकरी के लिए जा सकें। इसकी तादाद मुसलसल कमी हो रही है, आइंदा आने वाले महीनों में भी कमी होगी, लेकिन इसको दुरुस्त करने के लिए ऐसे इकदाम उठाने होंगे जिससे यहाँ पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा बैरून मुल्क जा सकें। जी, सीमेंट की फ़रोग को झटका। फरवरी 2024 में मकामी फ़रोग के साथ साथ बरामदात में भी कमी का सामना रहा। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 24 में सीमेंट की फ़रोग 32,59,000 टन रही, जो फरवरी 23 से 19% कमी है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की मईशियत का अहम सेक्टर मंदी का शिकार। सीमेंट की फरोख्त में बड़ी कमी आ गई। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का डेटा जारी। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 में सीमेंट की एक्सपोर्ट और मुकामी फरोख्त में कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट की मजमूई फरोख्त फरवरी 24 में 19.22% कमी से 32,59,000 टन रही। गुज़िश्ता साल फरवरी 23 के महीने में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 40,35,000 टन रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 के दौरान सीमेंट की मुकामी फरोख्त 28,63,000 टन रही। फरवरी 2023 में सीमेंट की फरोख्त 35,90,000 टन से 20.23% कम है। फरवरी 2024 के महीने में सीमेंट की एक्सपोर्ट 11.2% कमी आई, 3,95,000 टन रही। फरवरी 2023 में एक्सपोर्ट 4,44,000 टन रही थी। रवां माली साल 8 माह में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 2.52% इजाफे से 3,05,55,000 टन रही। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत की मजमूई फरोख्त 2,98,00,000 टन रही थी। रवां माली साल 8 माह में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 2,60,00,000 टन रही। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे की मुकामी फरोख्त 2,72,00,000 टन से 4.22% कम रही। अशरफ खान, सिटी 21। अब कुछ बात करेंगे शहर के मौसम की। कराची में मौसम बदस्तूर सर्द है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और खुनक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में शमाल मशरक़ी सम से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 22 किलोमीटर फी घंटा है। हवा में नमी का तनासुब 21% है। शहर का फ़ज़ाई मयार ख़राब है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची इस वक्त 6ठे नंबर पर मौजूद है। हवा में आलूदा ज़रा की मिकदार 155 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। कराची में बेखौफ डाकुओं ने एक और घर के चिराग को बुझा दिया। कोरंगी अलावाला टाउन में BBA के तालिब इल्म को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। वालिद का कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाले शागिर्दों को अपनी लिखी गई किताब की प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन डाकुओं ने इससे ख्वाब छीन लिया है। कराची में बेखौफ डाकुओं ने एक और घर के चिराग को बुझा दिया। कोरंगी अलावाला टाउन में BBA के तालिब इल्म को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। वालिद का कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाले शागिर्दों को अपनी लिखी गई किताब की प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन डाकू ने उससे ख्वाब छीन लिया है। कराची में बेखौफ डाकू ने एक और घर के चिराग को बुझा दिया। कोरंगी अलावाला टाउन में BBA के तालिब इल्म को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। वालिद का कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाले शागिर्दों को अपनी लिखी गई किताब की प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन डाकुओं ने मेरे बेटे से उसका ख्वाब छीन लिया है। 22 साला लारेब की किताब की रोनामाई कल है। मेरे बेटे को बैरून मुल्क से आने वाले शागिर्दों को अपनी लिखी गई किताब की प्रेजेंटेशन देनी थी। डाकू ने मेरे बेटे का ख्वाब छीन लिया। लारेब को मोबाइल छीनने के दौरान मुज़ाहमत करने पर कत्ल किया गया। मकतूल लारेब 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। लारेब निजी यूनिवर्सिटी में BBA फाइनल का तालिब इल्म था। मेरे भाई की अगले साल शादी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बहन की जानिब से कहा गया मेरे भाई को बैरून मुल्क जाना था। पढ़े लिखे नौजवानों का कत्ल होता रहा तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। उसके लारेब के दोस्त की जानिब से कहा गया है। मकतूल लारेब की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अल्लाहवाला टाउन की मकामी मस्जिद में अदा की जाएगी। मुल्जिमान ने गली में पहले एक लड़की को लूटा, फिर लारेब को लूटने की कोशिश की। पुलिस मुज़ाहमत करने पर 2 गोलियां चलाई। एक गोली लारेब को आंख के पास लगी, जो
जान लेवा साबित हुई है। पुलिस की जानिब से बताया गया है और जाए वक़्वा से पिस्तौल का खौल भी मिला है। इतराफ़ की CCTV फुटेज हासिल करके मुल्ज़िमान की तलाश की जा रही है। ये वाक़या आज तो पेश आया। कराची में बेखौफ डाकुओं ने एक और घर के चिराग को बुझा दिया। कोरंगी अलावाला टाउन में BBA के तालिब इल्म को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया है। वालिद का कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाले शागिर्दों को अपनी लिखी गई किताब की प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन डाकू ने मेरे बेटे से उसका ख्वाब छीन लिया है। 22 साला लारेब की किताब की रोनामाई कल थी। मेरे बेटे को बैरून मुल्क से आने वाले शागिर्दों को अपनी लिखी गई किताब की प्रेजेंटेशन देनी थी। वालिद ने कहा कि डाकू ने मेरे बेटे का ख्वाब छीन लिया है। लारेब को मोबाइल छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया है और जबकि मकतूल लारेब 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, बहन की जानिब से कहा गया है। जबकि लवाहिकीन का कहना है कि लारेब निजी यूनिवर्सिटी में BBA फाइनल का तालिब इल्म था और ये भी बताया गया है कि अगले साल लारेब की शादी थी और घर में शादी की तैयारियां जारी थी। जबकि बैरून मुल्क भी जाना था लारेब को। पढ़े लिखे नौजवानों का कत्ल होता रहा तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। इसी पर आपको बताएं, लारेब के वालिद के साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, शाहजेब हुसैन, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। शाहजेब बताइए। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, लारेब के वालिदैन के साथ मौजूद हूँ जो कि कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के रिहायशी हैं। गुज़िश्ता रात मुबैना तौर पर डकैती मुज़ाहमत पर लारेब को डाकू ने जो है गोली का निशाना बनाया जो उसके चेहरे पर लगी और जो जानलेवा साबित हुई। मकतूल के वालिद हुसैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं क्या वाक़या पेश आया था, किस मुकाम पर उसको जो है मुज़ाहमत की गई और क्या मुतालबा करना चाहेंगे। मुतालबा हमने क्या करना है, मुतालबे के काबिल तो हमारी अवाम रही नहीं जो हम मुतालबा करें। हमारी अवाम तो सिर्फ गोलियां खाने के लिए रही है। आज मेरा बच्चा गया है, कल किसी और का जाएगा, उससे पहले पता नहीं कितने लोगों के बच्चे जा चुके हैं। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने क्या किया, आज भी एक आम शरीफ आदमी डरता है घर आने से और वो जो डकैत हैं वो असला लिए सरेआम रोड पे घूमते हैं, सरेआम डकैती करते हैं, सरेआम लेके चले जाते हैं। कोई उनको ना रोकने वाला ना उनको पूछने वाला है और लोगों की ज़िंदगियाँ उजाड़ते हैं वो। अगर हमारे सिक्योरिटी इदारे वगैरह ये वो अगर फार्म में हो और अगर हमारी गवर्नमेंट अगर इस मामले पे अगर कोई एक्शन ले तो ये परेशानियाँ थोड़ी हों। हमारी गवर्नमेंट या तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनको कि कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। जी बताएगा कि लारेब के हवाले से बताया जा रहा है कि वो बिज़नेस की कोई किताब लिख रहे थे और इसके हवाले से उनको लिख रहे नहीं थे, उसने लिख दी थी। कल उसकी किताब की रोनुमाई है, विचुअल यूनिवर्सिटी में 6 तारीख की डेट है और पता नहीं दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से स्टूडेंट और तालिबान आ रहे हैं, तालिब इल्म और असातिज़ा आ रहे हैं उसकी रोनुमाई के लिए। कल 6 तारीख है, एक सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, मलेशिया से, पता नहीं कहाँ मुझे बताता था वो कि पापा वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। तो 6 तारीख को बता रहा था कि सुबह 11 बजे मुझे लेने भी जाना है एयरपोर्ट उनको। यहाँ से हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी से तमाम लोग जाएंगे उनको लेने के लिए, तो मुझे रात देर हो जाएगी, परेशान मत होना। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, तुम जाओ। और फिर उसने एक पेज जो था उसका जो फर्स्ट पेज बनाया हुआ था वो कह रहा था कि ये मैंने कहा जब बुक पूरी दे दी है उनको तो ये फर्स्ट पेज भी दे दो। कह रहा नहीं पापा ये सीक्रेट है, ये वहीं पर ही जाके दूंगा, जब रोनुमाई होगी किताब की तमाम लोग आएंगे उस वक्त उनको दूंगा, ताकि वो जो है ना वो उसी टाइम पे प्रिंटर अपना लेकर आते हैं साथ, वो प्रिंट करके फिर उस पर लगाएंगे। हमें क्या पता था, हम तो बड़ा खुश हो रहे थे कि मेरे बच्चे की किताब रोनुमाई होगी, वो दुनिया देखेगी और हम टीवियों पे देखेंगे बैठ के। मैं बार बार पूछता था कौन कौन से चैनल आएंगे, कह रहे हैं पापा भी ये तो जब जाएंगे तो फिर बताऊंगा मैं आपको। हमें क्या पता था कि किताब तो उसकी यहीं रहेगी लेकिन उसकी अपनी तस्वीर चलेगी और वो भी आखिरी, और वो भी साल के अंदर। चेहरा लहू लुहान हुआ उसका बच्चे का, जो आप देख नहीं सकते। जी बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और पुलिस की जानिब से जो है अब भी यही दावा किया जाता है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का जो जिन बेकाबू हो उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सदर टाउन की मशीनरी कबाड़ में तब्दील हो गई, लेकिन किसी के कान पर जून तक ना रेंगी। माजी में जो मशीनरी सड़कों पर कच्चा उठाने और ठिकाने लगाने पर मामूर थी वो आज ईंटों पर खड़ी है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से।
देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ KMC वर्कशॉप पर, जहाँ पर इस वक्त सदर टाउन और बल्दिया उज़्मा कराची की बेशतर गाड़ियाँ ख़राब पड़ी हुई हैं। ये गाड़ियाँ माजी में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले की गई थी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने चाइनीज़ कंपनी को जब कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो उनको ये पाबंद किया था कि वो ये तमाम गाड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल में लेंगे, लेकिन वो ये गाड़ियाँ इस्तेमाल में नहीं ले सके और अपनी जदीद गाड़ियों से उन्होंने ऑपरेशन को चलाना शुरू किया। इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पर सदर टाउन की जो गाड़ियाँ हैं वो कबाड़ का मंजर पेश कर रही हैं। तमाम गाड़ियां जो है वो कबाड़ की हालत में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये गाड़ियां माजी में इमरजेंसी ड्यूटी पर भी हुआ करती थी और इसके अलावा भी कचरा उठाने के कामों में पर भी जो है वो मामूर हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। इस हवाले से हमारी मुताद्दिद मरतबा जो है वो इंतज़ामिया से भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा था कि ये गाड़ियाँ अब बिल्कुल जो है वो ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि सॉलिड वेस्ट से जो इनका मुआहदा था उस मुआहदे के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका था। ताहम जो यूनियंस हैं उन्होंने भी इस पर एहतजाज करना शुरू कर दिया था कि ये तमाम गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल में ली जाए, क्योंकि ये टाउन इंतज़ामिया का जो है वो असासा है और अरबों रुपए की जो है मशीनरी माजी में ख़रीदी गई थी। इनमें कुछ मशीनरी ऐसी है जो साबिक सिटी नाजिम सैयद मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जब टाउन इंतज़ामिया हुआ करती थी तो उस वक्त जो है वो उस वक्त के टाउन चेयरमैन ने ख़रीदी थी। ताहम KMC में भी जो है वो बड़े पैमाने पर हमने देखा था कि मशीनरियों को जो है वो दुरुस्त हालत में लाया गया था। अब इंतज़ामिया को देखना है कि किस तरीके से जो है इसको मैनेज करेगी, क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर ये गाड़ियाँ दुरुस्त करवा ली जाए, जो गाड़ियाँ दुरुस्त हालत में लाई जा सकती है उनको अगर लाया जाए तो ये तमाम गाड़ियाँ शहर की सड़कों पर जो है वो काम कर सकती हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो कचरा उठाने के कामों पर भी जो है इस्तेमाल हो सकती हैं। जी, कराची यूनिवर्सिटी में बड़े कुतुब मेले का आगाज़ हो गया। इस्लामी जमीयत तुलबा की जानिब से लगाए गए कुतुब मेले में 180 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेले में 55 पब्लिशर्स की किताबें मौजूद हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामा कराची में मौजूद हूँ और जामा कराची का 50वां इस्लामी जमीयत तलबा की ज़ेर एहतमाम जो कुतुब मेला है उसका इनेकाद किया गया है और 3 रोज़ा कुतुब मेले का आज पहला रोज़ है और आज भी कुतुब बीनी की जो शौकीन तालिबात हैं उनकी आमद का जो सिलसिला है सुबह सवेरे से ही शुरू हो चुका था। इनसे बात कराते हैं, ये किताबें ख़रीदनी है, मुझे बताइए कौन सी किताब की तलाश में है और आपने कुछ ख़रीद भी ली हैं, तो इधर डिस्काउंट वगैरह जो है फराहम किया जा रहा है कि नहीं? जी कराया जा रहा है और इसके अलावा मैं खरीद चुकी हूँ 3, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है। तो यहाँ पे मतलब हर साल हमेशा लगता है तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, कुछ जैसे स्टडीज़ के हवाले से और कि जिनको नॉवल से मुझे जैसे जो लोग होते हैं जिनको नॉवल से रिलेटेड होता है तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। काफ़ी फ़ायदा भी हो जाता है। अच्छा मुझे बताएं, इस तरह के फेस्टिवल्स का इनेकाद कितना खुशाइंद है? 50 साल इस कुतुब मेले को हो चुके हैं, क्या कहेंगी? ऐसे फेस्टिवल्स लगने चाहिए क्योंकि ये तलबा के लिए काफ़ी मददगार भी साबित होते हैं। जो मतलब जैसे यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट पे भी हमें फैसिलिटी हो जाती है कि आप जो चीज़ बाहर से नहीं खरीद सकते तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, फिक्शन का दौर है, फिक्शन की किताबों की बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? फिक्शन जो मुझ जैसे होते हैं तो यहाँ पे उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है। कुछ मतलब जैसे उर्दू इंग्लिश जो भी इनका इंटरेस्ट है तो आई लव फिक्शन, तो मेरे जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छी जगह है भाई। कुतुब बीनी के शौकीन तालिबात जो हैं और तलबा जो हैं उनके यहाँ पर यकीनन उनकी आमद का जो सिलसिला है वो सुबह सवेरे से हमें देखने को नज़र आता है। ताहम यहाँ पर मुख्तलिफ वैरायटी की किताबें जो हैं यकीनन शुरा की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं, जिसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी, फिक्शन और जो दीगर किताबें हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा क्योंकि आज पहला रोज़ है तो कुछ पब्लिशर्स की जानिब से आज यहाँ पर जो है तालिबात को, तलबा व तालिबात को जो है डिस्काउंट भी फराहम किया जा रहा है।